हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार एसएससी मेंस के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे। इस सेट में जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे ही प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। और साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो बात करें खजुराहो के स्मारक समूह की या फिर मंदिरों की, तो चंदेल राजवंश के शासकों ने जो है इसको बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चंदेल वंश का जो संस्थापक था नन्नुक था, ठीक है। और चंदेल वंश की राजधानी थी कालिंजर, याद रखिएगा। और खजुराहो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, रावरी भारद्वाज किस भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो रावरी भारद्वाज को तेलुगु भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और सबसे पहले ये पुरस्कार 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को, ठीक है। और जनरली ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इनको जो है 2012 में ये पुरस्कार मिला था, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी पुराना हो चुका है। जो लेटेस्ट है मतलब 2018 का आपसे पूछा जा सकता है। तो 2018 में जो है अमिताभ घोष को दिया गया था, अंग्रेजी लेखक थे अमिताभ घोष। उसके बाद 2019 में जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा, नंबर भी याद रखिएगा। ये दिया गया है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को, ठीक है दोस्तों। ये जो है मलयालम भाषा के लेखक हैं अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं सक्रिय आवागमन, ठीक है दोस्तों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जो है निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जब अणुओं का संचालन होता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से, तो इसको कहा जाता है सक्रिय आवागमन, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे वर्गीकरण का अध्ययन पूछा गया है, चाहे वो जीवाणुओं का हो, चाहे प्लांट्स का हो, या फिर सामूहिक रूप से सभी जीवों का हो। तो इसको कहा जाता है टेक्सोनोमी, ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्गीकी। जब आप किसी चीज़ को बांटते हैं अलग अलग कैटेगरी में, उसको वर्गीकरण कहा जाता है। और सबसे पहले जो इसका प्रयास किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है जीवों को दो जगत में बांटा था, आपको पता ही होगा, जंतु जगत और पादप जगत, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था, और इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो दोस्तों सबसे कम गलनांक किसका होगा? गलनांक का मतलब क्या होता है? जब कोई भी तत्व धातु जो है लिक्विड अवस्था में मतलब आने लगता है, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो मरकरी की बात करें तो मरकरी तो ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में द्रव अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी, ठीक है। और अगर ये जमता कितने पे है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे ये जमता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ग्रुप डी और रेलवे वगैरह में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। और इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोवन सोडा, और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2, ठीक है। तो सर डिफरेंस देखिए, यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 है, Na2CO3, बाकी सब समान है। और इसमें ये धोवन सोडा है तो इसमें क्या होगा? 10 मोलिकुल पानी का रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बोला, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गणेश महोत्सव प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यह कब शुरू किया था? 1893 में, ठीक है, 1893 में शुरू किया था। फिर जो है 2 साल बाद बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव भी शुरू किया था
95 में। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों ही चीज़ को याद रखिएगा, इस भी याद रखिएगा। और 1893 में एक काफ़ी अच्छी घटना थी, मतलब जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने शिकागो में अपना जो है भाषण दिया था, ठीक है, 1893 में। तो इसको भी रिलेटिव मतलब रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली मिट्टी डैश है, मतलब कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन एवं सिलिका की काफ़ी बहुलता पाई जाती है, और ऐसी मिट्टी में चाय की खेती जो है काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी में जो है चाय की खेती होती है, ठीक है, और ये पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोनों गोलार्धों में, ठीक है, दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात मतलब किस दिन होता है। तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जो दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राग किस देश की राजधानी है। तो प्राग जो है ये चेक गणराज्य की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, यहाँ पे मुद्रा चलती है रियाल, ठीक है, रियाल जो है आप रिलेट करके याद कर सकते हैं आराम से। उसके बाद है उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। उसके बाद त्रिनिदाद और टोबागो, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। तो ये सभी को आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए करवाया था। तो अपनी जो है रानी, अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में जो है ये ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। आगरा में करवाया था, और इसका जो निर्माण पूरा हुआ था 1653 में पूरा हुआ था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये मुमताज़ महल से काफ़ी प्रेम करते, तो एक तरीके से ताजमहल को प्रेम की निशानी भी लोग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। तो शिवाजी को 1674 में छत्रपति का ताज पहनाया गया था। और एक प्रश्न शिवाजी से पूछा जाता है कि जो पुरिंदर की संधि आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये 1665 में हुआ था, ठीक है, शिवाजी और जय सिंह के बीच, महाराजा जय सिंह के बीच। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे राइट आंसर, एनरिको फर्मी, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही होगा यूरेनियम 335 का प्रयोग किया जाता है मतलब नाभिक रिएक्टर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अपकेंद्री त्वरण और स्पर्शी त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है। तो अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच जो है 90 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रेक्टिफायर डैश में परिवर्तन करते हैं, यानी कि रेक्टिफायर क्या चीज़ करता है। तो ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है कौन, रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं पूछा गया है, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूछा गया है, जिसको एनसीपी बोलते हैं ना, एनसीपी शरद पवार वाली। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1999 में जो है एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया गया था, और इसके संस्थापक कौन थे। तो ये थे शरद पवार ही थे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर प्रश्न देखिए, हॉफमैन कप डैश से संबंधित। तो हॉफमैन कप जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेविस कप है, हॉफमैन कप है। और साथ में दोस्तों अगर लॉन टेनिस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रैंड स्लैम, जो कि 4 ग्रैंड स्लैम होता है साल में, ठीक है। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, उसके बाद होता है लास्ट जो होता है वो होता है यूएस ओपन, ठीक है। इस साल यानी कि 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन समापन हो चुका है, और ऐसे मई और जून में खेला जाता है फ्रेंच ओपन, लेकिन शायद कोरोना की वजह से इस साल जो है अभी तक कोई वैसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा और आगे। देखिए, किस क्षेत्र में
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ने जो है प्रसिद्धि पाई है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है मशहूर मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही प्रसिद्ध जो है शहनाई वादक थे। अब ये दुनिया में नहीं रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक थे। और जहाँ तक हम लोग मैं अपनी खुद बात बता रहा हूँ दोस्तों, 2003-4 में जो मैं उस समय डिश वगैरह नहीं था गांव में, तो जो नेशनल चैनल है वहाँ पे काफ़ी इनका प्रोग्राम आता था, ठीक है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। और बात करें दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, तो इनको जो है 2001 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी मतलब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों, 2001 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ है? तो क्रिकेट का पहला विश्व कप जो आयोजित हुआ था, ये हुआ था 1975 में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। और इसको जीता था कौन? वेस्ट इंडीज। तो पहले दो जो विश्व कप थे वेस्ट इंडीज जीता था, और तीसरा जो है 1983 वाला ये भारत जीता था कपिल देव के समय, याद रखिएगा। और फिर अब तक भारत जो है 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1983 में और फिर 2011 में, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले जो स्थापना हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ठीक है। और ये राजा राम मोहन राय ने जो है इनका ये क्या था, इनके सहयोग से, डेविस हेयर के सहयोग से ये जो ये मतलब कॉलेज का स्थापना किया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा 1817 में, ठीक है, 1817 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें सबसे अधिक जनघनत्व की, तो वो राज्य है बिहार, जहाँ पर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, बिहार वाला तो अवश्य याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, बिहार एसएससी, तो बिहार रिलेटिव आपसे प्रश्न पूछे भी जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत का एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों। और 1954 में आपको पता ही है पहली बार मिला था, और 1954 में ही इनको दिया गया था। उस समय शुरुआत भी किया गया था 1954 में, ठीक है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है दिया गया था, ठीक है। 3 व्यक्ति को ऐसे दिया गया था, एक थे सीवी रमन, ठीक है, एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व बैंक की बात करें यानी कि वर्ल्ड बैंक की भी बात करें, तो वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में ही है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया? तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1969 से दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, 1969 से दिया जाता है। और ऐसे अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 से दिया जाता है, ठीक है, 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, पहली बार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है राग मियाँ मल्हार, ठीक है। राग मियाँ मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है राग मियाँ मल्हार की के रचयिता, ठीक है दोस्तों। और ये प्रसिद्ध जो है संगीतकार थे, और अकबर के दरबार में ये रहते थे, ठीक है। इसको कंठाभरण जो है वाणी विलास का भी उपाधि दिया गया है, ठीक है दोस्तों, अकबर के द्वारा, ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए, इन स्मारकों में से किस में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष को प्रतिष्ठापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉम जीसस के बेसिलिका, ठीक है, बॉम जीसस के बेसिलिका। मेरे लिए भी ये प्रश्न नया है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के साथ को जो है सामूहिक रूप से
अंग कहा जाता है, अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जैन साहित्य को कहा जाता है क्या, आगम। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे कौन थे, ऋषभदेव थे। 24वें कौन थे, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो है महावीर स्वामी थे। और कभी कभी आपसे दूसरा भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों तैयारी करने का मतलब एक बोलता है कि एक नेक्स्ट लेवल आपको तैयारी को लेकर जाना है। तो आजकल प्रश्न 2-4 प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, आपको पहला नहीं पूछेगा, लास्ट नहीं पूछेगा, दूसरा पूछ लेगा। तो दूसरा तो ऐसे कोई याद करता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको अभी जो आप अगर रिवीजन करते हैं जीएस वगैरह की, तो आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पहला पता है, 23वां भी पता होगा, 24वां भी, लेकिन दूसरा पता नहीं है, तो आपको दूसरा याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दूसरा कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न जो है आपसे छूट जाते हैं या फिर कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को करना है। 4-5 नंबर काफ़ी जो है आपको आगे ले जाएगा, ठीक है, मेरिट तक। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न को। जैसे आपसे अगर हम एक सवाल पूछ लें कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है, तो आपको पता, सबको पता है कि जो मेरियाना गर्त है वो सबसे ज़्यादा मतलब गहरा है। अगर हम दूसरा आपसे पूछ ले कि प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन सा है, अगर आप लोगों को पता है तो ईमानदारी से आप लोग आंसर कर दीजिएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा मतलब ऐड करना है। अभी जैसे लुसेंट ही आप रिवीजन करेंगे ना, तो सारी चीज़ आपको याद नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ को ऐड करते जाना है। अभी अगर आप जीएस की रिवीजन कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस की। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दिया, आप लोग की मर्जी। देखिए अगला प्रश्न आप देखिए क्या है, मलेरिया रोधी औषधि किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो मलेरिया रोगी औषधि में क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लोरोक्विन जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, आपको इस बात पता होना चाहिए। और क्लोरोक्विन जो है काफ़ी आप अभी अगर बात करें 2020 में, तो कोरोना की वजह से दोस्तों मतलब पूरे सारे विश्व में जो है क्लोरोक्विन की काफ़ी मांग बढ़ी थी, और इंडिया इसके लिए एक्सपोर्ट भी किया था। खास करके एक आपको न्यूज़ भी सुना होगा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी को धमकी दे दिया, अगर उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं दिया जाए तो मतलब आगे जो है इनके ट्रेड पे जो है काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी मतलब न्यूज़ में था, और इंडिया जो है काफ़ी सारे जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जो है विदेशों में, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, तो बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट किया है। और साथ में कुछ देशों को फ्री में भी बांटा है, जैसे नेपाल वगैरह हो गया, इन लोग को भी जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया गया है फ्री में। बांग्लादेश हो गया, ठीक है दोस्तों, जो कि सार्क कंट्री है इसको। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा, ये सब करंट का टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होता है। ठीक है दोस्तों, कम मात्रा में आवश्यकता उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लोरीन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तो बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए। देखिए आपने पढ़ा होगा जो पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तो एनपीके आपने पढ़ा होगा, एनपीके। ठीक है दोस्तों, तो एन से क्या होता है नाइट्रोजन, पी से क्या हो जाता है फास्फोरस, और के से क्या हो जाता है पोटेशियम। तो ये जो है एनपीके, ये तो तीनों है यहाँ पे ऑप्शन में। तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग खेतों में यूरिया देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूरिया में आपको पता ही होगा 46% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये सारे जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो है बृहद एक तरीके से कहें पोषक तत्व है पौधे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है। तो यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, तो इसका श्वसन नली ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इंग्लिश में आपसे अधिकतर पूछा जाता है, ताकि आप ये तो कोई भी बता देगा श्वसन नली होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है ट्रेकिया। ठीक है दोस्तों, ट्रेकिया बोला जाता है इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कीटों का जो श्वसन स्थल होता है वो होता है ट्रेकिया, श्वसन अंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं, निम्नलिखित यौगिकों के बीच में किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन आबंध है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत हाइड्रोजन आबंध होगा ये होगा H और F के बीच। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच। ठीक है दोस्तों, देखिए फ्लोरीन हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक है, और ये जो है फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा
विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा कि मजबूत हाइड्रोजन बंध बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, खासी जनजातियाँ कहाँ पे निवास करती है? तो खासी खासी जनजातियाँ कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये जो जनजाति है ये मेघालय में विशेष रूप पे पाया जाता है। और गारो खासी जयंतिया पहाड़िया भी है जो कि मेघालय में ही है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ओजोन छिद्र डैश के जैसे रसायनों के कारण होते हैं। मतलब ओजोन जो छिद्र हो रहा है वो किस रसायन की वजह से हो रहा है, किस केमिकल की वजह से हो रहा है, किस गैस की वजह से हो रहा है? तो आपको पता ही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं CFC। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है ये ओजोन परत का क्षय हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले जो है ना 1987 में जो है इसको देखा गया था, इसको खोजा गया था। ठीक है, और वहाँ पे जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी जो है मतलब आयोजित किया गया था। ओजोन छिद्र से संबंधित जो उसके बचाव के लिए जो है विचार विमर्श के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो कनाडा में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो कोयले का सर्वोच्च भंडार अमेरिका में है, USA में है। ठीक है दोस्तों, USA में है भंडार, लेकिन वो उतना उत्पादन नहीं कर रहा है जितना कि चीन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोयला का जो है उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है, लेकिन भंडारण कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो USA में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 68 नंबर पर, शुक्र सूर्य से डेस ग्रह है दूरी के अनुसार। तो भाई सूर्य से जो है दूसरा ग्रह होगा शुक्र, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, तो दूसरा ग्रह हो जाएगा। शुक्र को बहुत नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भोर का तारा, संध्या का तारा, पृथ्वी की भगिनी, जुड़वा बहन, ये वो बहुत सारा चीज़ का। ठीक है, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो याद रखिएगा। और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है मतलब ये रोटेशन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अशोक किस राजवंश के सम्राट थे? एक महान सम्राट थे अशोक, पता ही होगा। तो ये थे मौर्य वंश के। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य की सहायता से जो है मगध की गद्दी पे बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का सुपुत्र यानी कि बेटा था बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा था अशोक महान। ठीक है दोस्तों, चलिए, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद कर अपने भाई को मार दिया था, मार डाला था? तो ये था औरंगजेब। ठीक है, ठीक है, जिंदा भूत, जिंदा क्या कहा जाता है इसको, जिंदा पीर। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब जो थे इन्होंने जो है शाहजहाँ मतलब अपने पिता को जो है आगरे के किले में कैद कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और तब जाके जो है अपने जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। ठीक है दोस्तों, और 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, डेसिबल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अभी प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब मूल संविधान का निर्माण किया गया था उस समय कितना था? 8 था। ठीक है, उस समय 8 था, अभी कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। तो ठीक है, सभी अनुसूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा के पहले उप वक्ता कौन थे? ठीक है दोस्तों, उप वक्ता मतलब देखिए, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, तो उपवक्ता का मतलब यहाँ उपाध्यक्ष से है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष है तो GV मावलगांकर थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ याद ही होगा। लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे M अनंत सयानम अयंगर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, M अनंत सयानम अयंगर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा है? तो अनटचेबल पुस्तक को जो लिखा है ये लिखा है मुल्क राज आनंद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनटचेबल पुस्तक के लेखक हैं मुल्क राज आनंद। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे चलिए, ये आपका आ गया, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, आप 6 वर्ष नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 5 वर्षों का ही होता है। राज्यपाल और राज्यसभा सदस्य मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है ना कि राज्यपाल पूछा या राज्यसभा सदस्य का होता है 6 साल का, 6 वर्ष का।
तो वैसा वैसा नहीं सोचिएगा, ठीक है दोस्तों। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका होता है 6 साल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि उल्टा आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको जानना पड़ेगा, एक नहीं जानना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाबा गुरदीप सिंह ये जो है गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। बाकी लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में क्या था ना, अमेरिका में, इस गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल काफ़ी इसका नाम आता है। उसके बाद मोहम्मद बरकतुल्लाह भी थे और सोहन सिंह भाखड़ा भी थे, ठीक है। तो अब इन दोनों ऑप्शन को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो आपको पता ही होगा लाला हरदयाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हृदय की धड़कन की को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये थायरोक्सिन हार्मोन होगा, जो कि हृदय की गति को या फिर हृदय का जो धड़कन है उसको उत्तेजित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या निभाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ हिंदी में कहते हैं, अरे यार हमको याद नहीं आ रहा है हिंदी में। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है पर्णहरित साइड, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड गायब हो जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया, यानी कि किस फसल में देखा गया है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ गेहूं की फसल में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, ठीक है। तो ये 94 क्वेश्चन है। तो ये जो है इसको सांसद हटा सकता है, ठीक है। सांसद जो है इसको कैसे हटा सकता है, तो आपको पता ही होगा, महाभियोग द्वारा जो हटा सकता है। और अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग का क्या मतलब प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा जो है हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो भारत में कभी हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सांसद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है। तो देखिए सबसे पहले शायद होता है अंडा, फिर होता है लार्वा, फिर प्यूपा होता है। तो ऐसे प्यूपा जो होता है ना, प्यूपा स्थिति में जो है वाणिज्यिक तौर पर जो है लार्वा का जो है लार्वा बोलते हैं, मतलब रेशम का जो है उत्पादन किया जाता है। ऐसे जो है लार्वा जब होता है ना, लार्वा से भी जो है रेशम कीट उत्पादन होता है, लेकिन व्यापक तौर पे नहीं होता है, मतलब वाणिज्यिक तौर पर नहीं होता है। वाणिज्यिक तौर पर प्यूपावस्था से शुरू होता है, ठीक है। आगे देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो भाई बांग्लादेश को भारत 3 ओर से घेरे रखा है, तो बांग्लादेश ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है दोस्तों। और ये 4096 किलोमीटर है, ठीक है। 4000 राउंड फिगर में आप 4000 याद रख सकते हैं, 4096 किलोमीटर है, ठीक है। तो बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर। और बांग्लादेश भारत का एक राज्य है जो जिसको 3 ओर से घेरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी उससे भी प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नदी की तरुण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। नदी की तरुण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो नदी की तरुण अवस्था में जो है ये क्या होता है कि घाटी को गहरा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, घाटी को गहरा करना, ठीक है। इसमें जो है ना तरुण अवस्था में नदी जो है भी आकार की घाटी का निर्माण करती है, याद रखिएगा। भी देखिए भी आकृति का जो है घाटी का निर्माण करता है, और वृद्ध अवस्था में यू आकृति का, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जीएस का प्रश्न कहाँ पे है ये, चलिए यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, ठीक है। तो दोस्तों पूर्ण स्पर्धा बाजार, यहाँ पे कीमतों को नियंत्रित करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब असमर्थ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण स्पर्धा बाजार में क्रेता और विक्रेता जो है भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या हो जाता है कि मतलब कीमत को नियंत्रण करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक, हाँ, पाट्रॉन कौन था, मतलब किसके समय में। देखिए पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, इसी में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है।
तो एक प्रश्न को कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर बस वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि किसके समय में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो ये अशोक के समय में होता। पहला तो हुआ था शायद बिंबिसार हुआ था, फिर कालाशोक, उसके बाद फिर अशोक था, उसके जो चौथा जो था वो कनिष्क के शासनकाल में था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 मतलब 250, हाँ 251 या 250 ईस्वी पूर्व जो है इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि जो है निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम जो है ना 3 महीने की जो है अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, 3 महीना। ठीक है, 3 महीने के अंदर आपको जो है दूसरा जो है अगर आप पहला बैठक करते हैं तो फिर 3 महीने के अंदर आपको दूसरा भी करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से मतलब की जाती है, तो इसकी गणना की जाती है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से। ठीक है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से जो इसकी गणना की जाती है 5 वर्ष की। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। भाई बिहार का शोक सबको पता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा शोक मचा देता है, तो शोक और दुख के दिन को कौन भूल सकता है, तो कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी। ठीक है, ये जो है शायद नेपाल से निकलती है, गोसाईनाथ की चोटी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है, तो ना तो चावल, बांस, मखाना या फिर गन्ना। तो मखाना की खेती में जो है बिहार अग्रणीय है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, तो ये सारा रीजनिंग है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तन कर दिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग को इंस्टेंट क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है। आप कार्बोहाइड्रेट खाएँ प्रोटीन खाएँ, वसा खाएँ, तो लास्ट में उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा शरीर जो है ग्लूकोज से ही एनर्जी जो है मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लूकोज में ही परिवर्तित करता है। ठीक है, जो चीनी वगैरह होता है ये सारे जो है एक तरीके से वैसे सुक्रोज है, लेकिन बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, एक गोलाकार दर्पण की और पतली गोलाकार लेंस में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। निम्न में कौन सा विकल्प दर्पण लेंस पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों अवतल है। ठीक है, दोनों लेंस जो है अवतल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। तो प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 60 वाट इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खपत की गई ऊर्जा इकाइयों की गणना करें। तो दोस्तों यहाँ पे बस क्या करना है, आपको गुना भागा करना है। ठीक है, प्रतिदिन जो है 8 घंटा जलता है कितना, 60 वाट का बल्ब, तो सबको यहाँ पे गुना कर दिया जाता है। ठीक है, बल्ब का उपयोग किया जाता है, तो एक दिन का खपत की गई ऊर्जा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ना 8 गुना ये करिएगा 60 और 1000 से आप भागा दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट पूछा है, तो 1010 आप यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अंक के बाद जो है पॉइंट आ जाएगा, 2 जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका 0.48 इकाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछा जाएगा ना, सबको गुना कर देना है, और यूनिट में पूछे तो 1000 से भाग दे देना है। ठीक है, आगे देखिए, एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 मतलब 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए, आप क्षैतिज दिशा में सर पे उठा के किसी चीज़ को, चाहे वो 1 क्विंटल वजन क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों, आप पूरा पृथ्वी का चक्कर क्यों ना लगा लें, आपका कार्य जीरो ही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्योंकि देखिए आपको देखिए सर पर रख के आप पैदल चलेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ आपका जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से जीरो हो जाता है। अगर न्यूमरिकली बात करें दोस्तों, तो एफ एस कोस थीटा होता है, ठीक है, एफ एस कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे कोस थीटा का मान जीरो हो जाता है। एफ कितना भी रहे, एस कितना भी रहे, लेकिन जब कोस थीटा यानी कोस थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री का मान जीरो हो जाएगा, तो फिर बाकी सबको जीरो कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है दोस्तों। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तो Cu देखिए CaSO4 इंटू 2H2O ये हो गया आपका जिप्सम, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी पूछा जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पी कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, CaSO4, यहाँ पे भी CaSO4, यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे हाफ H2 हो जाएगा, ठीक है, हाफ H2 हो जाएगा। तो दोनों का आप याद रखिएगा, दोनों का ही जो है सूत्र पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है पश्चिमी घाट, याद रखिएगा पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी जैव विविधता भी पाई जाती है वहाँ पे, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है। तो सामान्य मूत्र में क्या पाया जाता है, तो क्रिएटिनिन पाया जाता है सामान्य मूत्र में, ठीक है, क्रिएटिनिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि मूत्र का जो पीएच होता है वो लगभग 6.2 के आसपास होता है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन जब जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश का जो दिशा परिवर्तन होता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो ये होता है विरल से सघन माध्यम में जब होता है तब ऐसा होता है। तो ये होता है प्रकाश का, इसको अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है प्रकाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैथ का प्रश्न है शायद, चलिए हाँ यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर कौन शासन करता है। तो भाई राज्यपाल शासन करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। जब राज्य में ही राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्यपाल के हाथों में जो है शासन की बागडोर आती है, ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री का कोई मतलब पावर नहीं चलता है, राज्यपाल जो है शासन संभालते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर जो दिल्ली में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, करेंट सेविंग कमांडर अंजलि सिंह को विदेश में किसी दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक होने का श्रेय प्राप्त हुआ है। किस देश में उन्होंने डिप्टी एयर अताशे के रूप में हाल ही में जो है पद ग्रहण किया है, ठीक है, पदभार ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में, ठीक है दोस्तों, रूस में, याद रखिएगा। करेंट से जो है संबंधित है ये अंजलि सिंह, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, द कजन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड द शेडो ऑफ देवर सेनाज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये धवन कुलकर्णी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, धवन कुलकर्णी। विश्व का 5वां और सबसे पहला विमानन विश्वविद्यालय अर्थात राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है अमेठी में, ठीक है, अमेठी में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की 150 यानी कि 150वीं जयंती पर निम्नलिखित किस देश में एक शहर के चौराहा का नाम जो है गांधी जी के नाम पर रखा है। तो ये इजराइल, ठीक है, इजराइल देश है। अभी मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, मुझे वैसे याद था कि कौन सा चौराहा का नाम रखा है, अभी भूल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ पर ब्याज की दर पीएफ पर ब्याज किस दर पर तय होगा। तो ये है, इसका राइट आंसर होगा
8.65%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। श्याम राम से का हाल ही में निधन हो गया। ये किस प्रकार की फिल्मों का निर्माण करने के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे? तो इतना तो पता चल गया कि ये फिल्म निर्माता थे, तो ये हॉरर फिल्म बनाते थे, हॉरर मूवीज़ बनाते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब किसने हाल ही में जीता है? तो ये जीता है सौरभ वर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सौरभ वर्मा, इन्होंने जीता है। आगे देखिए, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो ये बिलियर्ड खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एनआरसी का फुल फॉर्म पूछा है तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में भी था CAA और NRC। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो समाप्त होता है, सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। फिर अगला सेट लेकर मैं आऊँगा, तो बस आप लोग इसी प्रकार से प्यार देते रहें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।